हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी जानकारियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल का अब प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट में आप सभी डे टू डे करंट अफेयर्स को अलग देख सकते हैं, टॉप करंट अफेयर्स को अलग देखेंगे, सामान्य ज्ञान अध्ययन की वीडियो या हिंदी या संस्कृत की जो वीडियोस हैं इनको अब आपको ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तो ये तो थी प्लेलिस्ट से संबंधित जानकारियां। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके आज के कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन यानी कि 15 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष इसकी शुरुआत करी गई थी। और बात करें अगर हम चाय के बारे में, तो चाय जो है वो सबसे पहले विश्व में चीन के लोगों ने चाय पीना शुरू किया था। चीन के लोगों ने ही चाय की शुरुआत करी थी। उसके बाद बात करते हैं कि विश्व भर में 1500 से अधिक चाय की वैरायटियां हैं। 1500 से अधिक चाय की वैरायटियां हैं, लेकिन जो काली चाय है वो लगभग 75% पी जाती है। ठीक है। बात करते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान दो ऐसे देश है जिसका राष्ट्रीय पेय जो है, राष्ट्रीय जो नेशनल ड्रिंक है वो भी चाय है। बात करते हैं इसके साथ साथ कि भारत में चाय की क्या स्थिति है। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। चाय की जब खेती करी जाती है तो पहाड़ी नुमा या ढलान नुमा क्षेत्रों में इसकी जो खेती करी जाती है, तो असम में सर्वाधिक इसकी सिंचाई होती है, सर्वाधिक इसकी फसल उत्पादित करी जाती है। और असम राज्य का राष्ट्रीय पेय नहीं बल्कि राज्य पेय जो है वो भी चाय है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चीन में होता है और भारत दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन करता है। तो ये पूरी तरह से मैंने आप सभी को चाय से संबंधित जानकारियां दी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत और किस देश के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में यह हुआ है? तो भारत और म्यांमार के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए। तो भारत और म्यांमार दोनों देशों के बीच में अब ड्रग कंट्रोल सहयोग का द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। अब ये जो बैठक है इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां है जो आपके प्रश्न में आ सकती हैं। तो उन सभी को पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि भारत और म्यांमार के बीच में ये हुआ है आयोजन द्विपक्षीय बैठक का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना। और इस द्विपक्षीय बैठक का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 5वां संस्करण है। बात कर लेते हैं कि इस जो द्विपक्षीय बैठक था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है इसमें एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी महानिदेशक राकेश अस्थाना ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बात करते हैं म्यांमार का प्रतिनिधित्व, तो ड्रग प्रवर्तन प्रभाग के संयुक्त सचिव पोल ब्रिगेडियर जनरल विंग नैंग, इन्होंने जो है वो म्यांमार का प्रतिनिधित्व किया। तो भारत का प्रतिनिधित्व भी बताया, उसके साथ म्यांमार का प्रतिनिधित्व भी बताया। उसके बाद बात कर लेते, देखिएगा एनसीबी के बारे में बताया गया है क्योंकि एनसीबी जो है ये भारत में नारकोटिक्स को कंट्रोल करती है। तो एनसीबी की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ते हैं। एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 17 मार्च 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो देखिएगा इस प्रकार से करंट अफेयर के साथ साथ में मैं कुछ प्रश्नों को आपसे जोड़ करके भी बताता हूं। तो ये तो थी यहां से जानकारियां। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पे कि भारत ने रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ में 9 समझौते किए हैं और 9 समझौतों का के साथ में हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौते किए हैं? अब किए हैं उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान अर्थात ऑप्शन सी रहेगा। भारत ने
उज्बेकिस्तान देश के साथ में अब अपनी जो रणनीति साझेदारी है इसको मजबूत करने के लिए 9 समझौते किए हैं। इसके बारे में थोड़ी बात हम जरूर पढ़ेंगे, जैसे कि एक एक करके सभी को पढ़ते हैं कि उज्बेकिस्तान देश के साथ में ये समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की अध्यक्षता में ये समझौते हुए हैं। बात करते हैं कि इसके साथ ही भारत ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये यहां से एक मुख्य बात थी जो मैंने आपको बताई है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दुबई में ITF टेनिस डबल खिताब 2020 की विजेता कौन बनी है। महिला जो डबल खिताब है ये 2020, इसकी महिला विजेता कौन कौन बनी है। तो बात करते हैं अंकिता रैना और एकातेरिन गोरगोडेज। अंकिता रैना जो कि भारत की हैं, उनके साथ में एकातेरिन गोरगोडेज जो है वे इसमें पहले स्थान पर रही है। अब पहले स्थान पर क्योंकि डबल खिताब था तो 2 खिलाड़ी पहले स्थान पर आएंगे। उसके साथ में बात करते हैं कि इन्होंने किस जोड़ी को हराया है। तो इन्होंने जो 2 नंबर पे जोड़ी है, जो सेकंड बी ऑप्शन पे लिखा है, इस जोड़ी को इन्होंने हराया है, अर्थात एलियोना बोल्सोवा और काजा युआन, इन दोनों को हरा करके जो ITF टेनिस डबल खिताब 2020 की विजेता बनी है वो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना और एकातेरिन गोरगोडेज। बात करते हैं थोड़ी और कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी तो अंकिता रैना हुई, लेकिन जो दूसरी उसकी साथी खिलाड़ी, सहयोगी खिलाड़ी रही है एकातेरिन गोरगोडेज, ये कौन से देश की है। तो ये है जॉर्जिया की। उसके बाद बात करती है हराया है एलियोना बोल्सोवा जो कि स्पेन की है और स्लोवाकिया की काजा युआन को इन्होंने हराया है। अब ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता का सबसे पहला संस्करण जो था वो 1998 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां यहां से आपको मिलती है। अब देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए है, ई एग्रीकल्चरल स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि अब एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बीम, BEAM। ये ई एग्रीकल्चरल स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने अब ई एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी और, जैसे कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, BSE तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। बीम की फुल फॉर्म क्या है, BSE एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां है, BSE जो है, BSE अभी आपने बताया ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड है 6 माइक्रोसेकंड। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक MD की बात करें तो आशीष कुमार चौहान जो हैं वे इसके वर्तमान में MD और CEO हैं। तो ये जानकारियां मैंने आप सभी को दी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है F1 रेस से संबंधित, अर्थात अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो F1 रेस होती है, इसके विजेता कौन बने हैं। तो अब इसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टेपन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वे इसके विजेता बने हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास। और बात करें तीसरे स्थान पर तो विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं और वे वर्तमान में विश्व चैंपियन है। अभी तक का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है विश्व चैंपियनशिप में या ग्रैंड प्रिक्स में या F1 रेस में कि लुइस हैमिल्टन ने अभी तक विश्व रिकॉर्ड में 95 रेस जीती हैं। उसके माइकल शुमाकर का 91 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब बात करते हैं थोड़ी और
कि मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं, कौन से देश के हैं, नीदरलैंड्स के, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो रेड बुल। इस सीजन में मैक्स वर्स्टेपन की यह दूसरी और कैरियर की कुल 10वीं जीत है। दूसरे स्थान पर रहे वोल्टेरी बोटास, कहां के हैं, फिनलैंड के हैं, कौन सी कंपनी से जुड़े हैं, मर्सिडीज से जुड़े हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज कंपनी से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन कहां हुआ था, तो इसका आयोजन यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपसे यहां से दी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 7वें प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि HMIS का ट्रायल प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो HMIS का ट्रायल प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय इंडियन रेलवेज ने, IR ने अब HMIS का ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बात करते हैं इसके बारे में। जैसे यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का एक परीक्षण प्रोजेक्ट है। बात कर लेते हैं कि यह भारतीय रेलवे के रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया। तो यह भी बता दिया गया किसके द्वारा और कहां पर क्या है, पूरी जानकारियां मैंने आप लोगों को इससे संबंधित दे दी है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय रेलवे अंग्रेजों द्वारा स्थापित करी गई थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में स्थापना करी गई थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की कि डाबर इंडिया के डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डाबर च्यवनप्राश का अक्षय कुमार को। भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं वे डाबर इंडिया के प्रोडक्ट डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात करते हैं थोड़ी और जानकारी, क्योंकि जो डाबर च्यवनप्राश है ये डाबर इंडिया के अधीन एक ब्रांड है। तो डाबर इंडिया के बारे में थोड़ी बातें पढ़ें तो डाबर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1884 में। इसका मुख्यालय कहां है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इसके चेयरमैन कौन है, अमित बर्मन। और बात करें अगर हम CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो वे है मोहित मल्होत्रा। तो ये जानकारियां मैंने आपसे पूरी तरह से इस प्रश्न से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि घाना गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। घाना गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किन्होंने जीता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा प्रश्न आप लोगों के लिए सही होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है, नाना अकुफो एडो, उन्होंने ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जीता है। बात कर लेते हैं कि भाई किसके खिलाफ जीता है या उनके प्रतिद्वंदी कौन रहे। तो जॉन महामा उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं और जिनसे कि उन्होंने यह जो चुनाव है ये जीता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा कि नाना अकुफो एडो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और जॉन महामा जो है वे दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि घाना गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव नाना अकुफो एडो ने जीता, जो कौन सी पार्टी से है, वे न्यू पैट्रियोटिक पार्टी NPP से है और इन्होंने 51.6% वोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, बात करते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी जॉन महामा है और जो घाना गणराज्य है, घाना गणराज्य जो है वो अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित एक देश है। तो ये जानकारियां पूरी तरह से प्रयास करता हूं कि आप लोगों को पूरी जानकारियां मिले। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आज का कि टेस्ट पायलट चक येजर का निधन हुआ है। अगर चक येजर का निधन हुआ है तो वे किस देश की वायुसेना से संबंध रखते हैं। तो जो चक येजर है ये कौन सी वायुसेना से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं अमेरिका की वायुसेना में। तो बात करते हैं ए प्रश्न, इसका ए ऑप्शन सही है। बहुत सी जानकारियां है जो कि चक येजर से संबंधित है, जैसे कि वे अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और टेस्ट पायलट थे। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने एक इतिहास रचा था। 1947 में साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज से भी ज्यादा गति में विमान उड़ाने वाले इतिहास के पहले पायलट बने थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट को 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया था। उन्होंने अपने कैरियर में 360 से अधिक प्रकार के विमानों को उड़ाया है। तो ये जानकारियां थी पूरी तरह से आज की वीडियो से। उम्मीद है
आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर आप हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, टॉप करंट अफेयर और करंट अफेयर को अलग अलग करके पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 5 प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, आप लोग हर एक को पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।